जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुरीजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुरीजन इंडिया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडुरीजन इंडिया आप लोगों के लिए एक साइंस कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज लेके आ गई है। ये बैच उन सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा जिस भी एग्जाम में आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम में, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, स्टेट के और भी कोई एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, स्टेट के जो बीएसएससी जैसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो एग्जाम होते हैं वो दे रहे हो, मतलब कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, जहां भी आपसे साइंस पूछा जा रहा है तो उन सभी एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। और ये बैच आप लोग को मैं बता दूं कि ऑनलाइन मोड में आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। ऑनलाइन मोड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल और सिंपल आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एडुरीजन इंडिया के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है। वहां भी आप लोगों को क्लास मिलेगा। साथ ही साथ एडुरीजन इंडिया का खुद का अपना ऐप भी है, वेबसाइट भी है, वहां से भी आप इनरोल करके इस बैच पे पढ़ाई कर सकते हैं। ये बैच कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड होगा, यानी एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज होगा, जो भी एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉपिक है या चैप्टर है, वही सारा कुछ कराया जाएगा। और जैसा कि मैं बता दूं कि ये साइंस कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज है, तो इसमें साइंस का सिर्फ क्लास कराया जाएगा। यानी साइंस के 3 सेगमेंट होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तीनों सेक्शन कराया जाएगा। और ये बैच बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। और ये कंप्लीट एनसीईआरटी यहाँ पे कवर कराया जाएगा। एनसीईआरटी का लेवल यहाँ पे क्लास 6 to 12 तक का होगा। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट साइंस का पैकेज मिलने वाला है। और मैं बता दूं कि जो छात्र अभी हाल फिलहाल में जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, 72वीं बीपीएससी, तो उसके प्रीलिम्स एग्जाम में यानी प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों को मैं बता दूं 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के आ जाते हैं। तो 20% अकेला साइंस एक सब्जेक्ट वेटेज रखता है, वो है साइंस। तो साइंस को बहुत अच्छे से बताया जाएगा। ये जो सीरीज है, नाम ही है इसका कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज, यानी कि अगर आपका साइंस का कॉन्सेप्ट पहले से आपको क्लियर है तो उसको और थोड़ा बूस्ट कर दिया जाएगा और अच्छा डेवलप कर दिया जाएगा आपको। अगर आपका साइंस में कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं है तो बेसिक से आपका साइंस पे कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा, आपका सारा कुछ आप लोग को अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो साइंस के 3 सेक्शन यहाँ पे कराए जाएंगे। तो जो भी छात्र अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल से जुड़ जाएं और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपका एग्जाम अपकमिंग है। तो इसी मोटिव के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज इस बैच की शुरुआत करते हैं, साइंस कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज का, और आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। और मैं बता दूं, अगर आप ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं कि ऑफलाइन बैच में जुड़े इस बैच में, तो आप अगर समस्तीपुर से हैं, समस्तीपुर बिहार से हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। हमारे संस्थान एडुरीजन इंडिया का पता इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इस स्क्रीन पे जो ये वीडियो चल रहा है उसके नीचे स्क्रीन पे ही आप लोग को इसका एड्रेस दिख रहा होगा। उस एड्रेस पे कांटेक्ट करके आप इस साइंस कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज के ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मैं बता दूं फिर से एक बार कि ये बैच एनसीईआरटी बेस्ड होगा, कॉन्सेप्ट फोकस किया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ वही चैप्टर बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी नहीं। ठीक है, अगर बात करें इस बैच की, तो ये बैच किसके लिए हेल्पफुल होगा, तो मैं फिर से बता दूं कि बीपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीई हो, 72वीं बीपीएससी अभी आप लोगों को पता है, यानी सिविल सेवा का जो परीक्षा होता है, वो टीआरई यानी टीचर का जो 4.0 टीचर का जो वैकेंसी आ रहा है अभी, वो हो गया। एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। एएडीओ, आप लोगों को पता है कि एएडीओ का जो एजुकेशनल ऑफिसर था उसका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, सॉरी कैंसिल हो गया था, बट उसको कैंसिल कर दिया गया, तो दोबारा होगा, तो वहां भी साइंस पूछा जाता है। बीएसएससी के जितने भी एग्जाम, चाहे ग्रेजुएशन का हो, 12th लेवल पे हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो या 10th लेवल पे हो, तो कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं तो साइंस पूछा ही जाता है, सब के लिए हेल्पफुल होगा। एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, यूपीपीएसएस, यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है। आरआरबी यानी रेलवे के जो एग्जाम होते हैं, रेलवे में एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, जेई हो गया, तो जितने भी एग्जाम है जहां भी आपसे साइंस पूछा जाता है सब में हेल्पफुल होगा। तो इस बैच से जल्द आप लोग जुड़ जाए। चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग शुरुआत करते हैं साइंस का। तो साइंस में जैसा कि मैं बताया कि साइंस में हम लोग टोटल 3 सेक्शन
हम लोग कवर करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। तो हम लोग आज बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स यानी भौतिकी। तो भौतिकी में हमने ओवरऑल रिसर्च करने के बाद मैंने पाया कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो आप जिस सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी एग्जाम में ऑलमोस्ट हमको ये टोटल 14 चैप्टर दिखाई दिया, जिससे हर एक साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ऑलमोस्ट हर एक साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि वेटेज किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, ठीक है, लेकिन ये 14 चैप्टर पे हम लोग को पकड़ बनाना है फिजिक्स के अंदर यानी भौतिकी के अंदर। इसी तरह केमिस्ट्री भी आप लोग को बताया जाएगा और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान भी बताया जाएगा। हालांकि अभी हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं तो फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स में यहाँ पे देखिए हम लोग को सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन यानी यूनिट एंड डायमेंशन क्या पढ़ना है हम लोग को, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन यानी आप लोग को मात्रक एवं विमा, मात्रक एवं विमा, मात्रक और विमा पढ़ना है यानी यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है। बात करेंगे आगे हम लोग कि क्या क्या कैसे पढ़ेंगे, तो देखेंगे आगे चल के। एक मिनट पेन बदल लें, ठीक है। मात्रक, मोशन यानी गति, क्या, तो गति। सर्कुलर मोशन यानी हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में यानी वृत्तीय गति, क्या, तो वृत्तीय गति। क्या पढ़ने वाले हम लोग, वृत्तीय गति। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी बल और न्यूटन के नियम। गति का 3 नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ये सारा चीज हम लोग वहां पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा वर्क, एनर्जी एंड पावर यानी वर्क यानी कार्य, एनर्जी मतलब आपका ऊर्जा और पावर मतलब शक्ति, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी पदार्थ के यांत्रिक गुण, पदार्थ के यांत्रिक गुण या विशेषताएं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मा एवं उष्मा गतिकी। वेव यानी तरंग। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यानी विद्युत एवं चुंबकत्व। ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे, लाइट के बारे में, लेंस के बारे में, मिरर के बारे में, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, हालांकि ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, यानी कि अर्धचालक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा सिंपल पेंडुलम यानी साधारण लोलक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रिक्शन यानी घर्षण के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 14 चैप्टर है हमारे अकॉर्डिंग था, जिसे आप लोग को अच्छे से पकड़ होना चाहिए। तो मैं 14 चैप्टर को आप लोग को फिजिक्स में इंक्लूड किया हूं, और अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर और भी होना चाहिए तो हम लोग उसको भी कवर कराएंगे। तो आप कमेंट में जरूर बता दें कि कौन सा चैप्टर छूट गया है और क्या कराना रह गया, तो इसमें सारा कुछ हो जाएगा। ऑलमोस्ट आपका सारा सेक्शन करा दिया, जो कि सारे एग्जाम में आप लोग को यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं खास करके बात करूं कि बीपीएससी का एग्जाम हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, ग्रुप डी रेलवे के द्वारा जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है, तो ग्रुप डी के एग्जाम में मैं बता दूं कि लेवल तो आपका जो क्वालिफिकेशन है ग्रुप डी के लिए तो वो तो मैट्रिक ही है, 10th ही पास होना चाहिए। लेकिन उसमें लेवल जो होता है साइंस का अच्छा खासा पूछा जाता है, और 100 क्वेश्चन में 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के ही पूछे जाते हैं, तो अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो ये आप लोग इस बेस से जरूर जुड़ जाए और कंटिन्यू क्लास को करें, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं कि बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहने वाला है। तो कोई भी छात्र चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और ये बैच कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी आपके एग्जाम को ध्यान रखते हुए ये बैच डिजाइन किया गया है। तो इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा। चलिए तो देर ना करते हुए आज की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग वेव पढ़ने वाले यानी तरंग। हमारा पहला चैप्टर क्या है फिजिक्स में, वेव यानी तरंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब समझिए तरंग होता क्या है, तरंग क्या होता है, व्हाट इज वेव, वेव क्या होता है, तरंग क्या होता है। तो तरंग क्या है, तरंग एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है। किसी भी माध्यम में क्या होता है, जब कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, किसी भी माध्यम में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है यानी विक्षोभ क्रिएट होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, वेव बोलते हैं। तो वेव क्या है, वेव इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव एक प्रकार का क्या है, वेव एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है। क्या है, तो वेव एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है। इट इज अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम, डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम। किसी भी माध्यम में
किसी भी माध्यम में जो विक्षोभ होता है, किसी भी माध्यम में जो विक्षोभ होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। किसी भी माध्यम में डिस्टर्बेंस, यानी डिस्टर्बेंस मतलब विक्षोभ, किसी भी एक मिनट, किसी भी माध्यम में एक प्रकार का विक्षोभ, यही क्या हो जाता है, आपका वेव कहलाता है। किसी भी माध्यम में एक प्रकार का विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो तरंग कहते हैं। यही क्या है, तरंग यानी वेव है। ये आपका क्या है, तो वेव है। क्या है, वेव है। किसी भी माध्यम में अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो तो उसी को क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो वेव क्या हो गया, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस। किसी भी माध्यम में एक प्रकार का क्या हो, विक्षोभ पैदा हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, वेव। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे आप एक रस्सी ले लें, रस्सी की एक सिरे को क्या करें, दीवार से चिपका दे, रस्सी के एक सिरे को दीवार से लटका दे और एक सिरे को अपने हाथ में रखें, एक सिरे को दीवार से लटका दे और एक सिरे को अपने हाथ में रखें, और उसके बाद रस्सी को ऐसे ऐसे उछाले। जब उछालेंगे तो रस्सी के कण में क्या होगा, रस्सी के कण में क्या होगा, विक्षोभ पैदा होगा, ऊपर नीचा होगा। ऊपर नीचे जो हो रहा है, रस्सी जो ऊपर नीचे हो रहा है, तो यही जो ऊपर नीचे हो रहा है, विक्षोभ जो पैदा हो रहा है, यही विक्षोभ क्या है, यही डिस्टर्बेंस क्या है, यही डिस्टर्बेंस क्या है, वेव है, यानी तरंग है। समझ आया तरंग क्या है। जैसे कि मान लीजिए शांत जल है, शांत जल में जब आप क्या करते हैं, एक पत्थर मारते हैं, तो पत्थर मारने के बाद क्या होता है, जो जल का कण क्या होता है, विक्षोभ, जल के कण में विक्षोभ, जल का कण ऊपर नीचे करना शुरू हो जाता है, जल का कण ऊपर नीचे करने लगता है, यानी इसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, विक्षोभ हो जाता है। वही जो ऊपर नीचे हो रहा है वही क्या है, वही तरंग है। वही क्या है, तरंग है। तो समझ में आया तरंग क्या है, तो वेव क्या है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो तरंग कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेव, यानी तरंग के प्रकार, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, यानी यहां पे क्या हम लोग देखने वाले हैं, तो तरंग के प्रकार देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, तो तरंग के प्रकार, तरंग के, एक मिनट कलम चेंज कर ले हम लोग, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, तरंग के प्रकार, क्या, तो तरंग के प्रकार, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो तरंग के प्रकार हम लोग जानते हैं जनरली कि तरंग के दो प्रकार होते हैं। तरंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हम लोग तरंग पढ़ने वाले हैं। एक तो है आपका मैकेनिकल वेव, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो तरंग के प्रकार, मैकेनिकल वेव कहने का मतलब यानी यांत्रिक तरंग, क्या, तो यांत्रिक तरंग, क्या, तो यांत्रिक तरंग, क्या, मैकेनिकल वेव क्या होता है, तो यांत्रिक तरंग होता है। क्या होता है, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंग दो प्रकार के हम लोग पढ़ने वाले हैं। तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग। अब देखिए क्या है दोनों में अंतर। तो मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए, मैकेनिकल वेव को, यांत्रिक तरंग को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसे, ये यांत्रिक तरंग को, इसे यात्रा करने के लिए, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। एक मिनट, माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम क्या होती है, तो मीडियम, यानी वो माध्यम या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। यानी कि यांत्रिक तरंग सिर्फ किसमें यात्रा कर सकती है, किस माध्यम में, तो माध्यम क्या होगा, तो माध्यम क्या होना चाहिए, तो माध्यम किसी भी मीडियम, मीडियम कैसा होना चाहिए, या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो वो गैस होगा। ठीक है, यानी ठोस, द्रव और गैस। यानी यांत्रिक तरंग
ठोस, द्रव या गैस में ही यात्रा कर सकता है। यांत्रिक तरंग को यात्रा करने के लिए ठोस, द्रव और गैस चाहिए। यह किस में यात्रा नहीं करेगा? तो यांत्रिक तरंग आपको मैं बता दूं, यह वैक्यूम, ये वैक्यूम यानी निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकता। मैकेनिकल वेव के बारे में क्या बताया मैं? मैकेनिकल वेव को यात्रा करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। ये वैक्यूम में यानी निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, या निर्वात में यात्रा नहीं। अब समझिए निर्वात क्या होता है। तो निर्वात क्या होता है, जैसे ये रूम है ना, ये कमरा है, इस कमरा से पूरा का पूरा एयर को निकाल दिया जाए किसी भी तरीके से, तो ये रूम जो होगा निर्वात बन जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे निर्वात हो जाएगा। मतलब जहां पे कोई भी एयर ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। तो ये निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकता मैकेनिकल वेव निर्वात में नहीं कर सकता है। लेकिन अगर बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग की, तो विद्युत चुंबकीय तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसे यात्रा करने के लिए, इस तरंग को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये ट्रेवल कर सकता है, यानी ये यात्रा कर सकता है किसमें? वैक्यूम में। ये यात्रा कर सकता है वैक्यूम में, यानी निर्वात में ये यात्रा कर सकता है। निर्वात में यात्रा कर सकता है। ठीक है, अब समझ में आया दोनों का अंतर? मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये निर्वात में भी यात्रा कर सकते हैं, निर्वात में भी यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आप लोग को? तो ये था आपका मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अंतर। नेक्स्ट अगर बात करें कि मैकेनिकल वेव, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मैकेनिकल वेव जो है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब यांत्रिक तरंग। क्या? तो यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं यांत्रिक तरंग? दो टाइप्स के होते हैं। यांत्रिक तरंग यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं यांत्रिक तरंग। अब देखिए यांत्रिक तरंग दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आप लोग को मैं बता दूं, यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ट्रांसवर्स वेव, यानी अनुप्रस्थ तरंग। दूसरा होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि अनुप्रस्थ। अब देखिए क्लियर है कि ये दोनों वेव को, जैसा कि मैं बताया कि मैकेनिकल वेव है, यानी क्या है? यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को यात्रा करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव दोनों को क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता होगी। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस में ही ये ट्रेवल कर सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में ये ट्रेवल कर सकता है। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं करके
कि हमारा ट्रांसवर्स वेव होता क्या है, ट्रांसवर्स वेव होता क्या है। देखिए ट्रांसवर्स वेव कहने का मतलब क्या है, यहां पे अनुप्रस्थ तरंग का मतलब बताते हैं। जैसे कि कोई माध्यम है, कोई माध्यम है, जैसे मान लीजिए कोई माध्यम है, हम यहां पे बनाते हैं, यहां पे देखिए ये कोई माध्यम है, ये कोई माध्यम है, ठीक है। और ये माध्यम में इधर जो है ये वेव डायरेक्शन है, ये क्या है, वेव डायरेक्शन है, वेव डायरेक्शन है, वेव डायरेक्शन यानी तरंग की दिशा है। ये क्या है, तरंग की दिशा। यानी तरंग की दिशा क्या मतलब हुआ कि तरंग इधर की ओर यात्रा कर रही है, तरंग इधर की ओर यात्रा कर रही है, ठीक है। और ये जो माध्यम है, यह माध्यम, तो ये माध्यम जो है, ये माध्यम किसी कण से बना होगा, किससे बना होगा, किसी कण से बना होगा। तो ये माध्यम का कण इधर है, माध्यम का कण है, माध्यम का कण है, ठीक है। तो माध्यम का जो कण है, माध्यम क्या हो सकता है, या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा, ठोस द्रव या गैस होगा। तो माध्यम क्या है, या तो ठोस हो, या द्रव हो, या गैस हो। तो ये माध्यम वेव के डायरेक्शन के, माध्यम के कण जो है वेव के डायरेक्शन के, वेव के डायरेक्शन के, जिधर वेव का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर यानी उसके लंबवत यात्रा करे, लंबवत कंपन करे, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो यहां देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है आपका, ये क्या है, इस माध्यम का, ये चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो किसी न किसी मतलब माध्यम जो है, ये सॉलिड लिक्विड गैस जो है, इसके कण है। इसके कण क्या कर रहा है, वेव का डायरेक्शन इधर की ओर मूव कर रहा है, और इसका कण ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, 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 अप डाउन, अप डाउन मूव कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। वेव के डायरेक्शन के, वेव के डायरेक्शन के, जिधर वेव का डायरेक्शन है, तो जो माध्यम उसका कण वेव के डायरेक्शन के ऊपर नीचे जब कंपन करे, तो वैसे वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। वैसे वेव को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यानी क्या हुआ यहां पे कि आप देखिए यहां पे वेव की तरंग की दिशा के, ठीक है, माध्यम का कण, जब माध्यम का कण तरंग के दिशा के, तरंग की दिशा के ऊपर नीचे कंपन करे, ऊपर नीचे कंपन करे, तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। यानी यहां माध्यम का कण देखिए, ऊपर नीचे क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है, ऊपर नीचे कंपन कर रहा है। तो यहां पे क्या बोलेंगे, तो व्हेन पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर ऑन द वेव डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। यानी जब माध्यम का कण तरंग की दिशा के ऊपर नीचे, अब देखिए ऊपर नीचे, अभी ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहां पे देखिए जब कोई चीज ऊपर नीचे यहां पे कर रहा है, तो यहां देखिए अपने साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये अपने साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसी ऊपर नीचे को टेक्निकल भाषा में, टेक्निकल टर्म में क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर। इसी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी लंबवत, यानी लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण। यानी माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करे, तो उसे अनुप्रस्थ तरंग करेंगे। वैसे तरंग जब माध्यम का कण, जब किसी माध्यम का कण तरंग की दिशा के ऊपर नीचे यानी लंबवत कंपन करे, तो वैसे तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्लियर है। लंबवत आप लोग को क्या देना है, लंबवत, जो तरंग का दिशा है, तरंग का डायरेक्शन है, तरंग का डायरेक्शन इधर है और इसका कण ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तरंग इधर है, तरंग का डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसका कण किधर मूव कर रहा है, ये कण ऊपर नीचे मूव कर रहा है, यानी इसके लंबवत कंपन कर रहा है। किसके लंबवत कंपन कर रहा है, तो यही क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका अनुप्रस्थ तरंग। तो जैसे देखिए यहां पे
यहां देखिए, यहां पे आपको हम बताते हैं, देखिए इधर तरंग का, इधर क्या है आपका वेव डायरेक्शन है, ये क्या है आपका वेव डायरेक्शन, यानी तरंग की दिशा है, तरंग इधर मूव कर रहा है, तरंग इधर ट्रेवल कर रहा है, और जो कण है इसका, इसका जो कण है, इसका जो कण है माध्यम का कण, वो ऊपर नीचे क्या कर रहा है, ऐसे कंपन कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो यही जो है ये तरंग क्या हो गया, ये तरंग आपका ट्रांसवर्स हो गया, क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव हो गया, क्या हो गया ये ट्रांसवर्स वेव हो गया, ये क्या हो गया ट्रांसवर्स वेव हो गया। ठीक है, क्लियर है, तो ट्रांसवर्स वेव क्लियर होगा आप लोग को। अब देखिए इसका उदाहरण के रूप में अगर बात करें तो उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, जैसे उदाहरण के रूप की बात करें तो वेव, जो स्ट्रिंग का वेव होता है, वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग, उदाहरण में देखेंगे क्या आएगा, उदाहरण में क्या आएगा, रस्सी का तरंग, जब रस्सी का तरंग होता है, रस्सी का तरंग, जब रस्सी को आप एक सिरे को बांध देते दीवार में, एक हाथ में लेते, जब तरंग रस्सी को ऊपर नीचे करते हैं तो उसका कण क्या करता है, ऊपर नीचे क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है, यानी ऊपर नीचे कंपन करता है। तो ऊपर नीचे कंपन मतलब परपेंडिकुलर, यानी वो लंबवत कंपन करता है। तो रस्सी का तरंग भी किसका उदाहरण हो गया, ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंग का। और जल के सतह का तरंग, जल के सतह का तरंग, जल के सतह पर, शांत जल में जब आप पत्थर मारते हैं तो जल के सतह पर जो पानी ऊपर नीचे, उसका पानी का जो कण ऊपर नीचे करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। तो आई होप आप लोग को अनुप्रस्थ तरंग समझ में आ गया होगा, अनुप्रस्थ तरंग आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो ये उदाहरण भी आप लोगों को ध्यान देना है, रस्सी का तरंग और जल के सतह का तरंग भी किस तरह का उदाहरण है, तो ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग। इसमें हालांकि लाइट भी आता है, यानी प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग में ही आता है, प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये भी क्या है, मैकेनिकल वेव है, यानी इसको भी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ये भी सॉलिड लिक्विड गैस में ही ट्रेवल कर सकता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्घ्य तरंग, क्या, तो अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, अब इसको ध्यान देना है। तो जैसा कि हम लोग बात किए अनुप्रस्थ के बारे में, तो यहां भी क्या होगा, तो यहां भी ध्यान देना आप लोग को। ये देखिए ये माध्यम है, क्या बोले, माध्यम की आवश्यकता होगा, या तो सॉलिड लिक्विड गैस, और माध्यम का कण जो होगा, ये क्या है, वेव का डायरेक्शन है, ये क्या है, वेव डायरेक्शन है, वेव डायरेक्शन है, यानी तरंग की दिशा है। ये क्या है आपका, तरंग की दिशा, तरंग की दिशा है, तरंग की दिशा है। और ये क्या है, इस माध्यम का कण है, इस माध्यम का कण है। तो जिधर वेव का डायरेक्शन हो, जिधर वेव का डायरेक्शन हो और उसी के समानांतर, वेव के डायरेक्शन के समानांतर अगर माध्यम का कण भी यात्रा करे, कंपन करे, तो ऐसे वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो देखिए ये वेव का डायरेक्शन है, और ये जो ये माध्यम है, या सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी माध्यम है, उसका जो ये कण है, ये भी वेव के डायरेक्शन में ही है, वेव के डायरेक्शन के ही समानांतर क्या करे, कंपन करे। तो ऐसे तरंग को क्या बोलते हैं आप लोग, तो ऐसे तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, आगे पीछे, ठीक है, वेव की तरंग की दिशा के देखिए तरंग का जिधर डायरेक्शन है, वेव का जो डायरेक्शन है, तो माध्यम का कण भी उसके आगे पीछे जब कंपन करे, आगे पीछे कंपन करे, आगे पीछे कंपन करे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो इसमें लिखना है, जब माध्यम का कण, जब माध्यम का कण तरंग के दिशा के, तरंग के दिशा के समानांतर, समानांतर, समानांतर कंपन करे, तो उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं।
तो अनुदैर्घ्य का तरंग समझ में आया कि जिधर माध्यम का तरंग की दिशा है उसी की दिशा में समानांतर क्या करिए, ट्रेवल करे, उसी की दिशा में समानांतर क्या करे, ट्रेवल करे। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, यही कहलाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। क्या कहलाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग। तो दोनों में अंतर समझना है। जब आपको अनुप्रस्थ बोले तो तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करता हो, लेकिन जब अनुदैर्घ्य बोले तो तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करता हो। देखिए अनुप्रस्थ में लंबवत और अनुदैर्घ्य में समानांतर। अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स में आपको परपेंडिकुलर देखना है। ट्रांसवर्स में माध्यम का कण तरंग की दिशा के परपेंडिकुलर यानी उसके लंबवत कंपन करेगी। और जब अनुदैर्घ्य होगा यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा तो उसमें वेव के डायरेक्शन के माध्यम का कण यानी मीडियम का जो पार्टिकल है वो किसके वेव के डायरेक्शन के पैरेलल कंपन करेगी, पैरेलल ऑसिलेट करेगी। क्लियर है। इसमें उदाहरण की अगर बात करें तो इसमें हमारा उदाहरण में एग्जांपल में लिख लें, इसमें क्या उदाहरण होगा, जैसे साउंड यानी ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो हमारा ध्वनि भी है, ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग हमारा ध्वनि भी क्या होता है, आगे पीछे क्या करता है, कंपन करता है। जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो आगे पीछे क्या करता है, कंपन करता है। वेव के डायरेक्शन की ओर ही वो क्या करता है, यात्रा करता है, वो कंपन करता है। जिधर तरंग की दिशा होता है उसी दिशा में वो कंपन करता है, उसी दिशा में वो कंपन करता है। इसलिए वो क्या होगी आपका अनुदैर्घ्य तरंग। यानी साउंड जो है क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये एग्जाम में भी पूछा गया है। तो साउंड क्या आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो आप लोग को ध्यान देना, क्या ध्यान देना लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में लिखिए इट ऑसिलेट पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन। इट ऑसिलेट, इसमें क्या लिखिएगा, ऑसिलेट यानी कंपन करना, ऑसिलेट पैरेलल टू वेव डायरेक्शन। यानी तरंग की दिशा के पैरेलल यानी समानांतर क्या करता, कंपन करता है। माध्यम का कण तरंग की दिशा के समानांतर क्या करता, कंपन करता है। तो इसी को कहते हैं, जिधर वेव का दिशा है उसी की ओर कंपन कौन करेगा, माध्यम का कण भी कंपन करेगा। तो इसे हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। और अनुप्रस्थ आप लोग को क्लियर हो गया, जिधर माध्यम का वेव का डायरेक्शन होगा, तरंग की दिशा होगा, उसके लंबवत कंपन करेगा माध्यम का कण, तो क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सारा कुछ। तो लॉन्गिट्यूडनल यानी मैकेनिकल वेव दो प्रकार के होते हैं आप लोग का, ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग और लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्घ्य तरंग। तो दोनों में अंतर समझ आया। ट्रांसवर्स में आपको देखना है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, और आप लोग को लॉन्गिट्यूडनल में लिखना है पैरेलल यानी समानांतर। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच टाइप ऑफ वेव डू वाइब्रेशन मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स मूवमेंट। किस प्रकार की तरंगों में कंपन तरंगों की गति की दिशा के समानांतर चलते हैं। मतलब किस प्रकार का तरंग वो है जिसमें तरंग का कंपन है, तरंग की गति की दिशा, जिधर तरंग की गति की दिशा उसके समानांतर चलती है। तो अभी तुरंत हम लोग क्या पढ़े, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्घ्य तरंग। यानी अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है, ये तरंग की दिशा के पैरेलल ही माध्यम का कण क्या करता है, यात्रा करता है। किस प्रकार के तरंग में कंपन, जो कंपन किसका, माध्यम का कण जो है कंपन करता है तरंग की दिशा की गति के समानांतर। ठीक है। और अगर ट्रांसवर्स बोलेगा तो इसमें क्या होगा, लंबवत। इसमें क्या होगा, लंबवत। उसमें क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा तरंगों में कंपन तरंगों की गति की दिशा के लंबवत चलती है। तो क्या हो जाता है आपका ट्रांसवर्स। क्या हो जाता है, ट्रांसवर्स। अगर यहां होता है इन विच टाइप ऑफ वेव डू वाइब्रेशन मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मूवमेंट, तो आंसर क्या होता है आपका, ट्रांसवर्स होता है। क्लियर है। तो अब लोग ट्रांसवर्स पढ़े और लॉन्गिट्यूडनल पढ़े। माइक्रोवेव तो नहीं है, माइक्रोवेव अभी नहीं पढ़े, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्घ्य तरंग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साउंड की। साउंड के बारे में बात करें तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड यानी ध्वनि कैसे। और आप बताइए ध्वनि क्या है, कौन सा वेव है, ध्वनि कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है, यानी अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य तरंग है, ये बताइए आप। तो ध्वनि क्या होता है हमारा, आगे पीछे कंपन करता है यानी समानांतर।
तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करता है। ठीक है, तो तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करता है, तो साउंड क्या हो गया आपका? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्घ्य तरंग। और ये अनुदैर्घ्य तरंग किसका टाइप्स है? ये मैकेनिकल वेव का टाइप है। किसका? मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग। तो ये क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग। क्यों है अनुदैर्घ्य? क्योंकि ये आगे पीछे यानी तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती है, उसके पैरेलल कंपन करती है। अब ध्वनि प्रोड्यूस कैसे होता है? ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज में जब वाइब्रेशन होगा, किसी भी चीज में जब वाइब्रेशन होगा, जब कंपन होगा, तो ध्वनि उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग गिटार जानते हो, गिटार जानते हैं। अगर गिटार को ऐसे पकड़े हुए तो क्या उसमें कंपन होगा? उससे साउंड प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। लेकिन जैसे उसमें जो एक स्ट्रिंग लगा होता है, एक जो रस्सी लगा होता है, तार जो लगा होता है, जब तार को हम लोग ऐसे छूते हैं तो उसमें कंपन होता है। कंपन होने के बाद क्या होता है? उसमें आवाज निकलना शुरू होता है, साउंड निकलना शुरू होता है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। साउंड प्रोड्यूस्ड by the vibration of any object, जब किसी चीज में कंपन हो तो साउंड ध्वनि उत्पन्न होता है। किसी चीज में कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्वनि उत्पन्न होता है। तो कोई चीज में जब कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस्ड होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? किसी भी चीज में वाइब्रेशन होने से। किसी भी चीज में वाइब्रेशन होने से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। और साउंड एक टाइप का क्या है? आपको मैं बताया लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी मैकेनिकल वेव है। और जब मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसको क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता होगी। इसे क्या रिक्वायर्ड होगा? मीडियम की आवश्यकता होगी। मीडियम रिक्वायर्ड होगा। मीडियम यानी क्या? सॉलिड। या तो सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है या लिक्विड में, और ये गैस में। सॉलिड, लिक्विड, गैस में ही ये ट्रेवल कर सकता है, यानी ठोस, द्रव, गैस में ही ये यात्रा कर सकता है। ठीक है, तो साउंड क्या है? साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? किसी भी चीज में वाइब्रेशन होगा। तो जैसे मान लीजिए ढोलक है ना, तो ढोलक से आवाज कब आता है? जब उसके चमड़े पे हम लोग थपेरा लगाते हैं, उसको ठोकते हैं, तो क्या होता है? उसके बाद उसमें वाइब्रेशन होता है, उसी के वाइब्रेशन से आवाज निकलता है, साउंड निकलता है। ठीक है, हारमोनियम, उसमें भी क्या करते हैं हम लोग? पटरी पे जब हाथ दबाते हैं तो उसमें क्या होता है? वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो साउंड निकलता है। तो कोई भी चीज है, साउंड तभी निकलेगा जब कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होगा। बिना वाइब्रेशन के साउंड नहीं निकल सकता है। तो कंपन के बाद ही साउंड प्रोड्यूस होगा। और साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी मैकेनिकल वेव है। तो इसको भी क्या चाहिए? सॉलिड, लिक्विड, गैस चाहिए। क्या चाहिए? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम लोग को समझना है कि स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की गति समझना है, ध्वनि की चाल समझना है। स्पीड ऑफ साउंड को समझना है। क्या समझना है? स्पीड ऑफ साउंड। अब देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड को। एक मिनट, बैकग्राउंड व्हाइट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड क्या देखना हम लोग को? स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल की अगर बात करें तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें है? मैं क्या बताया? साउंड किसने ट्रेवल कर सकती है? साउंड को क्या चाहिए? साउंड मैकेनिकल वेव है यानी यांत्रिक वेव है, यानी यांत्रिक तरंग है। तो उसे क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता है। और माध्यम की आवश्यकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी किसमें साउंड की चाल अधिकतम होती है? तो मैं क्या बताया? सबसे ज्यादा सॉलिड में। साउंड की चाल सबसे अधिक सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में होती है। ध्यान देना है, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में।
तो सबसे ज्यादा तेज किसमें चलती है? साउंड सबसे ज्यादा तेज किसमें चलती है? सॉलिड में यानी ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है, तो ये आपका था स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। अब इसमें भी देखिए, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन सॉलिड में भी किसमें स्पीड, सॉलिड में यानी ठोस में भी सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होता है? तो ठोस की अगर बात करें तो जैसे कि मैं बताया ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो सॉलिड में देखिए, तो सॉलिड में आप लोग जानते हैं स्टील, स्टील जानते होंगे, स्टील, स्टील किससे बनता है? स्टील लोहा और कार्बन को जब मिलाते हैं, लोहा और कार्बन को जब मिलाते हैं तो स्टील बनता है। तो स्टील में जो इसका स्पीड होता है, स्टील में इसका स्पीड होता है आपका 55,550 मीटर प्रति सेकेंड, 5550 मीटर प्रति सेकेंड इसमें स्पीड होता है, साउंड का स्पीड होता है। यानी एक सेकंड में 5550 मीटर साउंड चलता है स्टील के अंदर। स्टील के अंदर, स्टील क्या है? ठोस है ना, स्टील क्या है? ठोस है। इसमें साउंड का स्पीड जो है, साउंड का स्पीड कितना होता है? 5550 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और अगर बात करें वाटर में यानी जल में बात करें, जल में बात करें तो जल में साउंड की स्पीड क्या होता है? 1500 मीटर प्रति सेकेंड, 1500 मीटर प्रति सेकेंड। तो जल में जो है साउंड, ध्वनि की चाल 1500 मीटर प्रति सेकेंड यानी 1500 मीटर एक सेकेंड में चलती है। और अगर गैस की बात करें, गैस की बात करें तो गैस में, अब मैं बता दूं आप लोग को, गैस की बात करें तो गैस में साउंड का जो स्पीड है वो होता है 343 मीटर प्रति सेकेंड, 343 मीटर प्रति सेकेंड। यानी ये 22 डिग्री सेल्सियस पे जब होगा, इसका टेम्परेचर जब 22 डिग्री रखते हैं, 22 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तब गैस के अंदर साउंड का जो स्पीड होता है 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और जब टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तो ये 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था स्टील यानी सॉलिड हो गया, वाटर लिक्विड हो गया और गैस हो गया। ठीक है, तो इसमें आप लोग को चाल समझ में आया किसका? साउंड का। साउंड का स्पीड आप लोग को क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा किसमें होगा? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। सॉलिड में बात करें तो स्टील में सबसे ज्यादा होता है, स्टील में कितना? 5550 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद वाटर यानी जल में 1500 मीटर प्रति सेकेंड और गैस में 343 मीटर प्रति सेकेंड। और ये 22 डिग्री सेल्सियस पे होगा, टेम्परेचर, तापमान जब 22 डिग्री सेल्सियस होगा। और 0 डिग्री हुआ तो ये घट जाएगा, ये 332 या 320 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका स्पीड ऑफ साउंड। क्या था? स्पीड ऑफ साउंड। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन देखिए क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति, अभी हम लोग पढ़े कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक सॉलिड में होती है यानी ठोस में होती है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। और क्या ध्वनि वैक्यूम में, साउंड क्या वैक्यूम निर्वात में ट्रेवल कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव को माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो वैक्यूम में नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सॉलिड। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए आप, अब यहां पे क्वेश्चन देखिए, यहां पूछा है स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक है? अब तो था आपका क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम दे दिया। अब है आयरन, स्टील, वाटर और गैस। तो यहां पे आपको मैं बता दूं, वाटर तो हो गया आपका लिक्विड, वाटर में तो आपको पता है कितना होता है? 1500 मीटर प्रति सेकेंड। गैस में मैं बताया 343 मीटर प्रति सेकेंड। और स्टील की बात करें तो 55,550 मीटर प्रति सेकेंड। और लोहा की अगर बात करें, लोहा भी ठोस ही है यानी सॉलिड ही है, तो इसमें 5500 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहां पे अगर बात करें तो सबसे अधिक किसमें, सबसे ज्यादा अधिक किसमें है? तो वो है स्टील। तो स्टील में ही सबसे ज्यादा अधिक है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील। अब यहां देखिए, यहां पे सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है, स्टील भी सॉलिड है, वाटर या लिक्विड, गैस हो गया। तो जब सॉलिड का ही उदाहरण दे दिया जाए तो भी आपको टिक किसको करना है? स्टील को ही टिक करना है, क्योंकि स्टील में ध्वनि की चाल आयरन की तुलना में अधिक होता है। इसका 5550 मीटर प्रति सेकंड है, उसका 5500 मीटर प्रति सेकंड है। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब यहां पे क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्या किया? स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक है? देखिए ध्वनि की गति से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर करा रहा हूं आप लोग को। ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये देखिए, ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक है? यहां देखिए आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, गोल्ड, सब का सब उदाहरण किसका दे दिया? सॉलिड का। आपको ये तो पता है कि सॉलिड में सबसे अधिक है,
आपको ये पता है स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होता है? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। अब जब उदाहरण ही सब आपका, एग्जांपल ही सब, ऑप्शन ही आप सबका आपको सॉलिड का दे दिया गया, तो सॉलिड में कौन सा होगा? आयरन भी सॉलिड है, स्टील भी सॉलिड है, एल्युमिनियम भी और गोल्ड भी सॉलिड है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपको मैं बता दूं, अगर ऐसा दे दिया गया हो तो आपको क्या करना है, तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आयरन का तो आपको पता है 5500 मीटर प्रति सेकेंड, और स्टील का आपको 5550 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए इसके लिए दो चीज समझना होगा। मैं क्या बताया, सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होता है? सॉलिड में। साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें? सॉलिड में। यानी सॉलिड क्या होता है? कठोर होता है, स्टिफ होता है। अगर कोई चीज जितना कठोर होगा उसका स्पीड, साउंड का स्पीड उतना अधिक होगा। यानी स्टिफनेस यानी कठोरता के कारण, कठोरता अधिक तो स्पीड ऑफ साउंड भी अधिक, स्पीड ऑफ साउंड भी अधिक होगा। कोई चीज जितना, कोई माध्यम जितना कठोर होगा ध्वनि की चाल भी उतना अधिक होगी। ठीक है, अगर कठोर ज्यादा है तो ध्वनि की चाल भी ज्यादा होगा। तो ये इफेक्ट है स्टिफनेस का, यानी कठोरता जो चीज जितना कठोरता से कोई चीज ज्यादा कठोर होगा तो उसका स्पीड ऑफ साउंड भी अधिक होगा, ध्वनि की चाल भी अधिक होगा। अब देखिए कठोरता हो गया, दूसरा ये तो कठोरता समझ में आई, ये स्टील है, सब तो सॉलिड ही है, कठोर तो सॉलिड ही होगा, सब सॉलिड ही दिया है। लेकिन अब हम कैसे जाने कि इसमें से किसके अधिक होगा स्पीड ऑफ साउंड? तो इसके लिए आप लोग को देखना होगा डेंसिटी यानी घनत्व। ठीक है, यानी घनत्व देखना होगा। अब देखिए दूसरा पैमाना क्या है साउंड के स्पीड को चेक करने का? तो दूसरा पैमाना है आपको डेंसिटी, घनत्व। जैसे कि यहां देखिए आयरन को लिखते हैं Fe। अब केमिस्ट्री को समझना होगा। स्टील हो गया आपका, स्टील भी एक टाइप का आयरन ही हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम Al होता है और गोल्ड होता है Au। ठीक है, अब हम यहां पे बात करते हैं Fe, Al, Au। अब घनत्व के लिए हम लोग को क्या होगा? परमाणु क्रमांक जानना होगा। आप लोग केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, तो वहां आप लोग जानते होंगे परमाणु क्रमांक। ये क्या है? तत्व है। ये क्या है? आयरन है, लोहा। ये अल्युमिनियम, ये Au यानी गोल्ड है, सोना है। तो इसका परमाणु क्रमांक अगर देखें तो देखिए हम लोग क्या देखेंगे? घनत्व देखेंगे, यानी डेंसिटी से पता करेंगे। तो डेंसिटी कैसे पता करेंगे? तो देखिए लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26, एटॉमिक नंबर 26। अल्युमिनियम का 13 और Au का 79 यानी गोल्ड का 79 होता है। ठीक है, अब देखिए जिसका परमाणु क्रमांक कम है, ठीक है, परमाणु क्रमांक जिसका कम है उसका डेंसिटी कम होगा। इसका देखिए अल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 13, इसका 26, इसका 79। सबसे कम किसका? अल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 13। इसका मतलब ये डेंसिटी इसका कम होगा। इसका घनत्व क्या होगा? इसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। इसका डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। डेंसिटी कम। अब क्या बताए? डेंसिटी कम होगा। ठीक है, और अगर डेंसिटी कम होगा, किसी भी तत्व का डेंसिटी अगर कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड अधिक होगा, ध्वनिक चाल अधिक होगी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? डेंसिटी इफेक्ट। अब देखिए यहां पे क्या लिखना है आपको? डेंसिटी इफेक्ट। क्या लिखना है? एक मिनट। डेंसिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। घनत्व का ध्वनि की चाल पर प्रभाव, घनत्व का ध्वनि के चाल पर प्रभाव। सॉरी, ध्वनि के चाल पर प्रभाव। तो दूसरा चीज, एक तो हम लोग स्टिफनेस यानी कठोरता से देखें, यानी सॉलिड है, कठोर है, तो उसमें क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड अधिक होगा, मैक्सिमम होगा। अब अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी अगर कम होगा, यानी जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा, यानी इसमें क्या डेंसिटी कम क्या होगा? जब देखिए यहां पर क्या एटॉमिक नंबर कम होगा, एटॉमिक नंबर
कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगा, और डेंसिटी कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड अधिक होगा, स्पीड ऑफ साउंड अधिक होगा, स्पीड ऑफ साउंड अधिक होगा। यानी घनत्व कम, अगर जिसका घनत्व कम होगा तो ध्वनि की चाल अधिक होगी, ध्वनि की चाल अधिक होगी, ध्वनि की चाल अधिक होगी। उल्टा इफेक्ट पड़ता है, घनत्व कम तो ध्वनि की चाल अधिक, और घनत्व कम होगा, किसी भी तत्व का घनत्व कम कैसे होगा, कैसे पता करेंगे, वो पता करेंगे उसके एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर कम होगा तो घनत्व उसका कम होगा, और घनत्व कम होगा तो ध्वनि की चाल स्पीड ऑफ साउंड अधिक होगा। तो यहां देखिए, तो यहां पे देखिए अभी हमारा अल्युमिनियम है, तो अल्युमिनियम का डेंसिटी कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 13, इसका मतलब डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो इसका स्पीड ऑफ साउंड अधिक होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका है, सब डेंसिटी सबसे कम किसका, अल्युमिनियम का है, तो इसका आंसर अल्युमिनियम हो जाएगा। और अल्युमिनियम का स्पीड अगर बात करें, स्पीड ऑफ साउंड 6300 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 6300 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, 6300 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये था आप लोग का स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर है? तो आज हम लोग क्या पढ़े, तो आज हम लोग वेव के बारे में पढ़े। तो वेव क्या होता है, फिर से थोड़ा रिकॉल करते हैं हम लोग कि वेव क्या होता है। वेव एक टाइप का डिस्टर्बेंस होता है, किसी माध्यम जब डिस्टर्बेंस होता है उसी को हम लोग वेव बोलते हैं। वेव दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यांत्रिक वेव और विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग को यात्रा करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, ऑसिलेट करने के लिए क्या चाहिए, उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस में ही वो ट्रेवल यात्रा कर सकती है, वैक्यूम में नहीं कर सकती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, जब माध्यम का कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करे, माध्यम का कण जब तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करे यानी ऊपर नीचे कंपन करे, तो ऐसे तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे कि रस्सी के अंदर तरंग, रस्सी का तरंग, जल के सतह का तरंग, ये सब क्या है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। क्या है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला बात करें हम लोग दूसरा, तो दूसरा प्रकार क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, माध्यम का कण तरंग की दिशा के समानांतर क्या करे, कंपन करे। समानांतर क्या, पैरेलल कंपन करे, तो क्या होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाता है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किसमें होता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। साउंड का स्पीड दो चीज पर निर्भर करता है, कठोरता यानी स्टिफनेस पे। जितना ज्यादा कोई माध्यम, जितना ज्यादा वो कठोर होगा, जितना ज्यादा कोई चीज कठोर होगा, उतना ही ज्यादा उसका स्पीड ऑफ साउंड होगा, उतना ही ज्यादा ध्वनि की चाल होगी। उसके बाद हम लोग देखिए डेंसिटी इफेक्ट। डेंसिटी अगर अधिक होगा, किसी भी तत्व या किसी भी पदार्थ का डेंसिटी अधिक होगा, किसी माध्यम का डेंसिटी अगर अधिक होगा तो उसका ध्वनि का चाल कम होगा, और डेंसिटी कम होगा तो ध्वनि का चाल अधिक होगा। सबसे ज्यादा अगर बात करें ठोस के अंदर, तो हम लोग बात किए थे कि स्टील में क्या होता है, स्टील में हम लोग बात किए थे कि स्टील में जो ध्वनि का चाल होता है यानी स्पीड ऑफ साउंड होता है वो 5550 मीटर प्रति सेकंड होता है। और जल में यानी गैस की लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में लिक्विड यानी जल में क्या होता है 1500 मीटर प्रति सेकंड होता है, और गैस में 343 मीटर प्रति सेकंड होता है 22 डिग्री सेल्सियस पे। और हम लोग बात की कि सॉलिड के अंदर, सॉलिड का ही एग्जांपल ऑप्शन दे दिया जाए और उसमें मैक्सिमम पूछा जाए तो हम लोग डेंसिटी को देखेंगे, और डेंसिटी देखने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर से हम लोग पता करेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका डेंसिटी कम होगा, और डेंसिटी कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड अधिक होगा। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़े। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग को अगर ये कंटेंट अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जल्द से जल्द इस बैच से जुड़ जाए ताकि आपका जो कंपटीशन का जो आपका तैयारी है वो अच्छा से होता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।